हाय एवरीवन, दिस इज विशाल फ्रॉम भावना एजुकेशन हब। लेट्स कंटिन्यू विद द करंट अफेयर सेशन। एक वर्ड न्यूज़ में रहा था ह्यूम एआई। यहाँ पे दो वर्ड हैं, ह्यूम और एआई। एआई आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, इट इज समथिंग अबाउट द साइबर रोबोटिक्स एंड ऑल। तो यहाँ देखिए ये है क्या, बेसिकली न्यूयॉर्क बेस्ड एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूम, जिसका नाम है टेक्नोलॉजी कंपनी बाय द नेम ह्यूम दैट इज बेस्ड इन द न्यूयॉर्क। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता रखना ह्यूम इंडिया की नहीं है, किस कंट्री के ये मैटर नहीं करता। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ह्यूम इज बेस्ड इन इंडिया, नहीं, वो न्यूयॉर्क है, मतलब यूएस बेस्ड है। of it has introduced a technology called the first conversational artificial intelligence। मतलब ये पहला आपसे बात करने वाला, ये कन्वर्सेशन करने वाला एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट है बेसिकली। ठीक है, कोई भी ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, तो बेसिकली आप उसको किस में काउंट करोगे? रोबोट में ही काउंट करोगे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस भी है। ठीक है, अब आप समझिए इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। अगर आपने यूपीएससी का मेंस दिया है तो आपको पता ही, आपने एथिक्स पढ़ी होगी। एथिक्स में एक पर्टिकुलर चैप्टर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है कि बेस्ड ऑन योर इंटेलिजेंस यू कैन प्रिज्यूम और एज्यूम योर्स एज वेल एज अदर्स इमोशंस एज वेल एज डिसाइफर देम। इमेजिन कर लीजिए, एक आदमी सुबह उठता है, ऑफिस जा रहा है, और सुबह ही सुबह उसकी वाइफ से झगड़ा हो जाता है। घर में बच्चों ने कुछ बोल दिया, पापा आप ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, जिंदगी में आपकी जीवन बेकार है, समथिंग लाइक दैट। वो आदमी वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड है सुबह से शाम काम करके। अब वो सुबह सुबह ऐसे लड़ झगड़ के ऑफिस के लिए निकलता है, मेट्रो में जा रहा है, कैब में जा रहा है, कहीं जा रहा है, वहां पे उसका झगड़ा हो जाता है चेंज को लेके, या किसी से लेके बहस हो जाती है रास्ते में। आपको पता है ट्रैवलिंग में इश्यूज होते रहते हैं। सुबह सुबह ऑफिस पहुंचता है तो बॉस अपने घर की फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालना शुरू कर देता है, बिना ये सोचे समझे जो मेरा एम्प्लॉय आया है वो किस मूड में है। तो इसको आप किसके एम्बिट में देखेंगे? इमोशनल इंटेलिजेंस में। कि देखिए, आप एक बॉस हो, आपको सामने वाले की थोड़ी बहुत फेस रीडिंग करनी आनी चाहिए। एक आदमी सुबह फ्रस्ट्रेटेड ऑफिस पहुंच रहा है, उसने आते अपना बैग पटक दिया, उठाते ही सिस्टम सामने से मुंह आया, फिर आज का मंडे शुरू हो गया, दिन शुरू हो गया। कम से कम एक बार उससे पूछ तो लो, क्या हाल चाल है, मूड वूड ठीक है, घर पे कुछ हो तो नहीं गया। आते आप उसे बड़े बड़े कल क्या बना के गए थे, ये बना के, तो आदमी सामने वाला क्या करेगा? वो फाइल उठा के पटक देगा, वो कहेगा भाड़ में जाओ, तुम्हारी नौकरी छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, तो ऐसे केस में कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे चला जाता है। इसीलिए जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर में तो इस चीज को डाला ही नहीं गया, कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको पता ही है कि कई ऐसे वो डाले गए हैं कि वीकेंड पार्टीज होती हैं, जहां पे जो आपका मैनेजर लेवल है और जो एम्प्लॉय लेवल है, ये आपस में इंटरमिक्स करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स को वहां पे पार्टीज में लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक और चीज कहते हैं, मान लीजिए मैं एक टीचर हूं और मेरे सामने 4-5 स्टूडेंट बैठे हैं, मैं इनको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब पढ़ाते हुए क्या होता है, मैं देख रहा हूं कि सामने वाला एक बच्चा बैठा हुआ है जिसका चेहरा बड़ा अजीब सा होता जा रहा है, मतलब वो बड़ा डल फील कर रहा है, स्लीपी फील कर रहा है। तो मुझे अपने इमोशनल इंटेलिजेंस से इतना तो समझ लेना चाहिए कि मेरा लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कहीं ना कहीं मैं इकोनॉमिक्स पे ज्यादा बात करने लगा हूं, या हो सकता है जियोपॉलिटिक्स के कुछ कहते नहीं सोफिस्टिकेटेड से वर्ड्स, या फिर कुछ भारी भारी वर्ड यूज करने लगा हूं जो उसको समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बीच में एक जोक क्रैक कर दूंगा, ठीक है, ताकि वो फिर से इंगेजिंग हो जाए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस और कुछ नहीं होता है कि आपके अंदर भी एक बेसिक इतना इंटेलिजेंस होना चाहिए जिससे आप सामने वाले के इमोशंस को समझ सको। ठीक है, क्या मशीन्स के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होता है? अभी तक तो नहीं होता था, क्योंकि वो एल्गोरिथम पे काम करते हैं। आपने उनको जितना इनपुट दिया उतना वो आउटपुट देंगे। जैसे एक सिंपल सा रोबोट है, सिंपल सी मशीन है, आपने उसको एक भारी सामान को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाने के लिए मोबिलिटी के पर्पस के लिए रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इमोशनल इंटेलिजेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपने क्यों रखा है? लाइक लीवर टाइप का एक रखा हुआ है कि आपको सामान को कहते नहीं, असेंबली लाइन्स होती हैं इंडस्ट्रीज में, वहां आप इस टाइप के रोबोट को यूज कर रहे हैं। लेकिन एक और होता है ह्यूमनाइड रोबोट होता है, एस्ट्रो रोबोट्स होते हैं, जिनको डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए बनाया जाता है। जैसे घर में कोई बच्चा है या घर में कोई बूढ़ा है, ठीक है, और घर में हस्बैंड वाइफ दोनों आपके वर्किंग है, दोनों सुबह चले जाते हैं, तो एस्ट्रो रोबोट वगैरह कंसेप्ट यही थे कि डोमेस्टिक पर्पसेस से आप उसको डाल देते हो कि आपको बाहर से मेड या कोई सर्वेंट ना लगाना पड़े, क्योंकि ट्रस्टवर्दी, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट माना गया था कि वो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी, घर में मान लो चोरी वोरी कर लें। ठीक है, घर में बुजुर्ग हैं, कोई बच्चा है, उसको चाकू को मार दिया, ऐसे कई केसेस आपको पता है बेंगलोर में आते रहे, मेट्रोपॉलिटन में आते रहते हैं। तो आपने कहा कि मशीन्स आर मोर रिलायबल। ठीक है, कम से कम उनके अंदर चोरी करने के लिए तो कोई मोटिवेशन नहीं होगा ना, उसके तो बीवी बच्चे नहीं है, इनको पालना है, उसे गांजा फीम भी नहीं करनी है, मतलब स्मैक भी नहीं लेना बाहर जाके, समथिंग लाइक दैट, जो उसके एक्स्ट्रा खर्चे हों उसको बस चार्ज कर दो टाइम पे। रोबोट का आप प्रॉपर वे चार्ज कर दीजिए, उसका मेंटेनेंस करते रहिए, आपका सारा काम कर देगा। ठीक है, उसको ये भी नहीं करना शाम को गुलू गुलू करना है कि अरे बेटा खाना खाया कि नहीं, बिल्कुल चिल हो कि नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए लोग अब ह्यूमन लेबर की जगह पे रोबोट्स को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं फॉर द डोमेस्टिक पर्पजेज एंड ऑल। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट के चलते हुए एस्ट्रो रोबोट्स बनाए गए। ठीक है, ये हमने साइंस एंड टेक में देखा भी था, रोबोटिक्स की बात की थी, तो नहीं तो आगे देख लेंगे। अब होता क्या है, ये देखा गया कि ये जो एस्ट्रो रोबोट्स बन रहे थे या डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए जो रोबोट बनाए जा रहे थे, इनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं था। जैसे बच्चा रो रहा है, अब रोबोट को थोड़ी ना पता है कि बच्चा रो क्यों रहा है। हो सकता है कि उसका डायपर उसका चेंज करना उसने यूरिनेट कर दिया हो सकता है उसको भूख लगी हो। ठीक है, या कई बार बच्चों को क्या होता है, अटेंशन सीकिंग की आदत होती है, बच्चे रोने लगते हैं, उनको क्या प्यार से गुलू गुलू कर दो, थोड़ा सा गोदी में लेके हिला दो। ठीक है, दैट करने दो, बच्चा खुश हो जाएगा उतने में। लेकिन रोबोट की बातें नहीं पता है, आप उसके अंदर एक सिस्टम फीड करके गए हो, एक आपने कमांड दे दी, बच्चा रोए तो उसके मुंह में दूध की बोतल डाल दो,
भूखा होगा वो, और बच्चा रो रहा है, उसने बाथरूम कर दी और रोबोट गया उसके मुंह में दूध की बोतल लगा दी है, बच्चा यूरिन कर रहा है उधर, आप उसको दूध पिला रहे हो, बच्चे को क्या सफोकेशन लग रहा है मान लीजिए, उसको चाहिए कि कोई ऐसे मुझे गोद में उठाए, थोड़ा बहुत फ्रेश एयर दे दे, थोड़ा आसपास घुमा दे, ठीक है, और रोबोट कह रहा है डायपर चेंज करने लग रहा है उसका। तो ये लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है जो मशीनों में जल्दी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर एथिक्स में नहीं भी है तो थोड़ा बहुत जानने की जरूरत है आपको, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ माइंड, बेसिकली सामने वाले की फीलिंग्स को फेस रीडिंग करके, उसके मूड की रीडिंग करके, और बेसिकली जो कपल्स होते हैं उनके लिए तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। सामने वाले का आपको थोड़ा बहुत बिहेवियर ऑब्जर्व करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना चाहिए। तो मशीन्स के अंदर भी अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस डालने की बातें की जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो आपका ह्यूम कंपनी द्वारा डेवलप किया गया रोबोट है आपका, ठीक है, इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है, पहली चीज ये याद रखिएगा। और पहली बात, ये वर्ल्ड का फर्स्ट इमोशनली इंटेलिजेंट वॉइस एआई है, और इसकी खास बात क्या है, इट एक्सेप्ट्स द लाइव ऑडियो इनपुट एंड रिटर्न्स बोथ द जनरेटेड ऑडियो एज वेल एज ट्रांसक्रिप्ट्स द ऑगमेंटेड विद द मेजर्स ऑफ द वोकल एक्सप्रेशन। इसके अंदर इतना डेटा फीड कर दिया जाएगा, इसको इतने लाइव एग्जांपल दे दिए जाएंगे, ठीक है, कि ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक तरह का इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप हो जाएगा। साथ साथ में आपने इसको कुछ भी कमांड दिया है, कोई भी वॉइस कमांड दिया, कुछ भी दिया है, वो उसको अपने अंदर प्रोसेस भी कर सकता है और उसका एक लाइव रिस्पॉन्स भी दे सकता है। ये सब इस रोबोट के बारे में, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन दो बन सकते हैं कि क्या ये इंडिया बेस्ड है, मेड इन इंडिया स्कीम के अंतर्गत बना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, न्यूयॉर्क बेस्ड है। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इंडिजिनस मॉडल्स पे काम चल रहा है क्योंकि, तो यहां पे घुमा सकते हैं थोड़ा सा। दूसरा डाल सकते हैं क्लॉज में कि इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट इमोशनल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट, ये भी ठीक हो जाएगा। तीसरा एक चीज ये पूछ सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन ELLM। ये LLM क्या होता है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है। LLM की फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये 2-3 बार न्यूज में आ चुकी है। अभी जो हमने माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट को भी डिस्कस किया था, वहां ये कहा गया था कि नॉर्थ कोरिया जो साइबर अटैक हम पे कर रहा है, वहां वो लोग दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेसिकली क्या होता है, इसमें एक वर्ड लार्ज है यानी भारी मात्रा में, जैसे बिग डेटा में यूज करते हैं, और लैंग्वेज मॉडल तो मतलब एक तरह का लैंग्वेज मॉडल है। दिस ELM रिपोर्टेडली अंडरस्टैंड्स एंड एम्युलेट्स द टोन्स ऑफ द वॉइसेस एंड द वर्ड एम्फेसिस टू ऑप्टिमाइज द ह्यूमन AI कन्वर्सेशंस। इसके अंदर बहुत सारा ह्यूमन वॉइस और स्पीच से रिलेटेड डेटा डाला जाता है, जिसको बहुत हाई स्पीड के साथ में ये प्रोसेस कर लेता है, और साथ साथ में बल्क मॉडल पे इसको प्रोसेस और एनालाइज करके ये एक लाइव फीडिंग दे सकता है, मतलब एक रिस्पॉन्स दे सकता है। दैट इज ऑल अबाउट द LLM मॉडल। इट इज ट्रेन्ड ऑन द ह्यूमन रिएक्शंस टू ऑप्टिमाइज फॉर, ऑप्टिमाइज मतलब क्या होता है, कहते हैं बहुत सारी चीज दे दी कि उसको जिस्ट में करके समराइज करके, हाँ काम की चीज देख लेना, ठीक है। ऑप्टिमाइज फॉर द पॉजिटिव एक्सप्रेशंस लाइक द हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। अभी एक मूवी आई थी तेरी बातों में उलझा रहा जिया समथिंग करके, शाहिद कपूर की थी, तो उसमें कृति सेनन वाज अ रोबोट, ठीक है। और मुझे लगता है काफी हद तक वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे बेस्ड ही रोबोट थी, क्योंकि वो एक लाइन यूज करती है कि आई हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज योर इमोशंस जस्ट लुकिंग एट योर फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। तुम खुश हो, तुम गुस्सा हो, नाराज हो, तो मुझे कैसे बिहेव करना है, अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं। वो कहीं ना कहीं रोबोट से डील करती है, तो वो भी रोबोट इसी टाइप का होता है। ज्यादातर रोबोट्स ह्यूमन के बिहेवियर को एनालाइज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। Anyway, ये रोबोट वैसे ही काम करता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम दैट कैन रिकॉग्नाइज एंड जनरेट द टेक्स्ट अमंग द अदर टास्क, ठीक है। बस आपको ये लाइन याद रखनी है इसमें। दे आर ट्रेन्ड ऑन द ह्यूज सेट ऑफ द डाटा, हेंस द नेम लार्ज इज देयर। दे आर बिल्ड ऑन मशीन लर्निंग, स्पेसिफिकली अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मर मॉडल। और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, और ये मैं बता ही चुका हूं आपको। इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड रेगुलेट अवर इमोशंस एज वेल एज हेल्प टू रिकॉग्नाइज द इमोशन ऑफ द अदर पीपल, ठीक है। ये बेसिकली एथिक्स के टॉपिक में आता है। नाउ एक और वर्ड न्यूज में था अभी, क्योंकि हम करंट अफेयर से डील कर रहे हैं, बस हमको यहाँ पे 2 चीजें ध्यान रखनी थी। कोई वर्ड न्यूज में था तो क्यों था, और कॉन्टेक्स्ट क्या था, ठीक है, और उसका मतलब क्या है, बस इतना ही जानना है, क्योंकि प्री में क्वेश्चन आते हैं, मेंस में इस पे बहुत ज्यादा नहीं खींचते हैं। व्हाइट रैबिट, व्हाइट रैबिट क्या था बेसिकली, किस कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड था, एक साइबर अटैक का नाम है कि एक प्रोग्राम का नाम है कि एक इनिशिएटिव है। तो व्हाइट रैबिट आपने मैट्रिक्स देखी है ना, तो मैट्रिक्स में वो रैबिट रैबिट करके बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड। थोड़ा देखिए, सन आपको पता ही है क्या है, बेसिकली यूरोपियन बेस्ड एक न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इट लॉन्च द व्हाइट रैबिट कोलैबोरेशन एंड इट इज द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड एट CERN इन कोलैबोरेशन विद द इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल। ये इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए। इट प्रोवाइड्स सब नैनो सेकंड सिंक्रोनाइजेशन एक्यूरेसी व्हिच फॉर्मली रिक्वायर्ड द डेडिकेटेड हार्डवायर टाइमिंग सिस्टम। एक्चुअली में व्हाइट रैबिट कुछ नहीं है, ये एक टाइम को सिंक्रोनाइज करने का एक तरीका है जो कि सन ने डेवलप किया है, ठीक है। बस इतना आप इसमें ध्यान रखिएगा। इट स्विचेस प्रोवाइड्स द नैनो सेकंड सिंक्रोनाइजेशन एक्यूरेसी, ठीक है। जब 2 मशीनें ऑपरेट कर रही होती है, इनके बीच में एक लैप्स रेट होता है। लैप्स रेट का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज बोली और वो चीज किसी कहीं और कन्वे की जा रही है, जैसे 2 लोग वीडियो कॉल करते हैं ना, तो उनके बीच में कई बार आप देखते हो कि एक रेजोनेटिंग फैक्टर होता है। मैंने कुछ बोला, कुछ
सेकंड्स के बाद उसको सुनाई देगा, या कुछ सेकंड के बाद में वीडियो वो ब्राउज होकर बफर होकर इसको दिखाई देगा। इसको हम लैप्स रेट बोलते हैं, ठीक है, कितना डिले हो रहा है। तो इस लैप्स रेट या डिले रेट को कम अगर आप कर दें तो एक सिंक्रोनिटी डेवलप हो जाती है कि जिस सेकंड मैंने कोई चीज बोली उस सेकंड उसको सुनाई दे रही है। तो ये जो व्हाइट रैबिट इनिशिएटिव है सन का, ये इसी मॉडल पे काम करता है, ठीक है, कि ये लैप्स रेट को मिनिमाइज कर देगा और दो चीजों के बीच में, दो मशीन्स के बीच में जो भी ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेटेबिलिटी हो रही है, इनको सिंक्रोनाइज कर देगा, ठीक है, नैनो सेकंड्स में। इट इज प्रोवाइड्स द सब नैनो सेकंड सिंक्रोनाइजेशन एक्यूरेसी व्हिच फॉर्मली रिक्वायर्ड द हार्ड टाइमिंग सिस्टम एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो इट इज ऑल अबाउट दैट। While it achieves the sub-nanosecond accuracy in the Ethernet-based network, it may be used solely to provide the timing and the synchronization to a distributed electronic system to provide both the timing and the real-time data transfer. Real-time data transfer की यहाँ पे बातें हो रही हैं। तो that was about this, ठीक है। उस टॉपिक में बस उतना ही कि सन का इनिशिएटिव है, किसी से डील करता है कि मशीन्स के बीच में होने वाले लैप्स रेट को कम करना, उनके बीच में सिंक्रोनिटी को डेवलप करना ताकि रियल टाइम बेसिस पे डेटा ट्रांसफर वगैरह हो सके। इट इज अबाउट समथिंग अबाउट सिंक्रोनिटी। नाउ दिस वर्ड वाज इन न्यूज, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि ये कुछ डिजिटल से लीड करता है। डिजिटल का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह से लीड करता है। अब ये ट्रस्ट एजेंसी है, मतलब एक तरह की एक बॉडी बनाई गई है। तो या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी, ठीक है, और कोई प्राइवेट सेक्टर ने बनाई होती तो उसको ट्रस्ट एजेंसी तो नहीं बोलते क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पे भरोसा किसी को नहीं है। तो ये है क्या बेसिकली? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बनाई है, या किसने बनाई है? तो याद रखना ये आरबीआई ने बनाई है, पहली चीज याद रखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया consider establishing a digital India trust agency to combat the cyber fraud and the illegal lending apps। आपको पता ही है जब से पेटीएम आया है, बहुत सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऐप्स वगैरह आए हैं, तो उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप ट्रांसफर कैसे कर सकें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे कर सकें। इस केसेस में क्या होता है, कई बार थर्ड पार्टीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, और जब ये थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं दे बिकम वल्नरेबल टू हैकिंग ऑल्सो। तो जो हैकर्स होते हैं कई बार आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को हैक करके आपके कहते नहीं कुछ फायरवॉल तो वर्ड में नहीं यूज कर सकता वहां पे, मतलब जो भी आपके लूपहोल्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करके, उनकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके यहाँ पे थोड़ी बहुत टैंपरिंग करके वो पैसा मार सकते हैं। यानी आप अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, सिंपल सी बात समझिए, अगर वो मोड बहुत ज्यादा सेफ नहीं है तो वहां पे आपका पैसा गायब हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उन चीजों को रेगुलेट करने के लिए, और अगर ऐप ऑथेंटिक है, जैसे पेटीएम अब तो मतलब का ऑथेंटिक, लेकिन फिर भी वो था तो प्राइवेट ही ना, मान लीजिए, ठीक है, गवर्नमेंट की तो आपको पता ही जो हालत है। तो बेसिकली ये साइबर फ्रॉड से डील करता है। यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन वगैरह आप कर रहे हो तो कोई फेक साइट, कोई फेक ऐप वगैरह ना हो जो आपने इंस्टॉल कर लिया हो, जो आपके पैसे मार लो बाद में एकदम से चला गया, दैट काइंड ऑफ द थिंग। उसको चेक और रेगुलेट करने के लिए आरबीआई ने डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी बनाने की बात की है। इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग द इलीगल लेंडिंग एप्स फ्रॉम पॉपिंग अप। इट विल एनेबल द वेरिफिकेशन ऑफ दी डिजिटल लेंडिंग एप्स। यानी अगर किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी कॉर्पोरेट ने, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई डिजिटल लेंडिंग ऐप बनाया लाइक पेटीएम या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कि हम डिजिटल ट्रांजेक्शन वगैरह को फैसिलिटेट कराते हैं, तो उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की और उस ऐप की जो ऑथेंटिसिटी है उसको चेक कौन करेगा? ये डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी चेक करेगी जो आरबीआई के अंडर में बनेगी, ठीक है। एनी ऐप विच विल नॉट कैरी द वेरीफाइड टैग ऑफ द डिजिटा दैट विल बी कंसिडर्ड द अनऑथराइज्ड। यानी जब भी आप कोई डिजिटल वेंडिंग ऐप यूज करें तो देख लें कि वो डिजिटा नाम से वेरीफाइड है कि नहीं। जैसे जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें आप IGI वगैरह ये सब टैग देखते हो ना, मतलब वेज है कि नॉन वेज है, वो ग्रीन कलर का और वो ब्राउन कलर का समथिंग लाइक बना होता है, ठीक है। एनवायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं, और कई गुड्स होते हैं उसमें हलाला मार्क होता है, समथिंग लाइक दैट मार्क होता है। तो ये सब एक तरह के वेरीफाइड टैग होते हैं। तो जब भी आप कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन ऐप यूज करें, ठीक है, तो वहाँ ये देख लें कि वहाँ डिजिटा का टैग लगा है कि नहीं, क्योंकि अगर वो लगा है तो इसका मतलब है कि डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर चुकी है। दैट इज ऑल अबाउट दैट, ठीक है। इसके अलावा ये वर्ड न्यूज में रहा था, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, VVPAT, ठीक है। एक्चुअली में आया तो बहुत पहले था, 2009 में जब ये ई वोटिंग वगैरह शुरू हुई थी। ई वोटिंग मतलब कौन सी? जिसके विरोध में चल रहा है, ठीक है। आपको पता है कि ऑनलाइन वोटिंग नहीं कह सकते इसको, हम क्या बोलते हैं, अभी देख लेते हैं हम। आपका ये जो आपका बॉक्स होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्शंस के टाइम पे पहले बैलेट वोटिंग होती थी, और अभी कौन सी होती है आपकी? चेक करिए, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। एनीवे, VVPAT है क्या? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, आप इसका नाम देख लीजिए, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये होता क्या है कि जब भी आप वोटिंग करने जाते हैं, ठीक है, ईवीएम्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जैसे पहले बैलेट बॉक्स में वोटिंग होती थी, फिर आपको पता ही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कॉन्सेप्ट आ गया, ईवीएम का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसमें एक मशीन होगी, उसमें आपके सारे पॉलिटिकल पार्टीज और उसके जो भी मतलब सिंबल्स या लोगोस होते लगे होंगे, आपको बस उसके सामने का बटन दबाना होता है, वोटिंग पड़ जाती। पहले क्या होता था, एक पर्चा मिलता था, उस पर्चे में सब कुछ प्रिंटेड होता था, फिर आपको सील मिलती थी, आप सील लगाते थे। भारत में बहुत सारे लोग अनपढ़ होते हैं, निरक्षर होते हैं, तो वो
सिंबल इसीलिए बनाए जाते थे ना कि पार्टी का नाम नहीं पढ़ सकते, बट सिंबल तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कई बार वो मारते हुए ऊपर नीचे हो जाता था। कई बार क्या होता था, पेपर है, आपने मोल्ड किया, उसमें डाला, और कहीं पे मान लीजिए हैकिंग हो गई। आपको पता ही है, जहाँ पे ये बूथिंग फूल हो गए थे, वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग बहुत होती थी। तो ये लोग क्या करते थे कि जो बैलेट बॉक्स होते थे उसमें जाके इंक डाल देते थे, उनको जला देते थे। ठीक है, तो इलेक्शन में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता था। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, अच्छा, और एक चीज़ होती थी, जब वोटिंग की काउंटिंग होती थी उसमें भी बहुत टाइम लग जाता था। तो फिर ईवीएम का कॉन्सेप्ट डाला गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, कि भाई आप जाइए, आप सीधे बटन आपको दबानी है। तो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी होगा, जिसने कुछ भी पढ़ा है, वो सिंबल तो आइडेंटिफाई कर लेगा ना पार्टी का। कमल का फूल है कि हाथ का पंजा है कि लालटेन है कि उसमें झाड़ू है, बस आपको सिंबल आइडेंटिफाई करना है, उसके आगे आप दबा देना है। तो पॉसिबिलिटी थी कि आपका वोट प्रॉपर वे में पड़ेगा और इसकी कोई कैप्चरिंग नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब ऐसा परसेप्शन बनाया गया था। हालांकि इस पे भी डिबेट है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है कि नहीं। तो इलेक्शन कमीशन का यही कहना है कि भैया कर सकते हो। तो हमने इन्होंने एक मैराथन करवाई थी, हैकिंग मैराथन करके। उन्होंने कहा हैक करके दिखा दो। आप पब्लिक में तो कुछ भी बोल सकते हो ना, आप कह दो कि ये हैक हो सकती है। तो ईवीएम ने सामने लाके मशीन रख दी, ईवीएम मतलब इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम रख दी और कहा कि आ जाओ सब लोग, हैक करके दिखा दो इसको। जितने भी हैकर हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कोई नहीं सामने आया। ठीक है, लेकिन एक्यूशन लगा देते हैं। अगर ईवीएम हैक हो सकते तो हर जगह बीजेपी की रूलिंग चल रही होती। बीजेपी किसी स्टेट में हारती ही नहीं। इंडिया सिंगल पार्टी सिस्टम बन चुका होता 2014 के बाद में। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप कोई एग्जाम में अपीयर करें, आपका सिलेक्शन ना, तो आपके द्वारा इसमें पैसे चले थे, इसमें घूस चली थी, सिलेक्शन हो जाए, नहीं इस बार बहुत बढ़िया से हुआ था। तो ये इस टाइप के एक्यूशन होते हैं। आप प्रूफ करके दिखा दो ना। ठीक है, प्रूफ करके दिखा दो, एग्जाम तो वैसे भी कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि कुछ लोगों ने एक्यूजेशन लगानी शुरू की कि हम जब ईवीएम में बटन दबाते हैं तो हमें ये कैसे श्योर होगा कि ये वोट उसी कैंडिडेट को गया है जिसको हमने डाला है। हो सकता है किसी ने अंदर सेटिंग कर दी हो, जैसे होता नहीं है आपके कमरे में स्विच बोर्ड लगा है, तो कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रीशियन आया और उसने कुछ अंदर के तार पेंच ऐसे कर दिए कि जो रेगुलेटर के बगल वाला स्विच था वो हो गया लाइट का, और दूर वाला जो हो गया वो पंखे का हो गया। हो जाता है कभी कभी। तो लोगों ने एक्यूजेशन लगानी शुरू की। ईवीएम में भी तो ऐसा हो सकता है कि मान लो जो बीजेपी के सामने वाला है वो झाड़ू को वोट दे रहा है। ठीक है, झाड़ू के सामने वाला है वो तृणमूल कांग्रेस को वोट दे रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जिस ईवीएम में बटन दबाया वो वोट उसी कैंडिडेट को गया है। तो एक कॉन्सेप्ट डाला गया था वीवीपीएटी का। ठीक है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। उसमें ये कहा जब आप वोट डालोगे तो तुरंत एक स्लिप निकल के आएगी। ठीक है, प्रिंटेड स्लिप निकल के आएगी जैसे एटीएम में निकल के आती है, और उसमें प्रॉपर दिखाई देगा कि हाँ आपने बीजेपी को दबाया, तो बीजेपी के सामने ही सील लगी है, टिक लगा हुआ है। तो आप भी संतुष्ट हो गए, और आपकी एक इलेक्शन कमीशन में या फिर जो आपके ईवीएम होते हैं उसमें आपकी एक कहते नहीं विश्वास कायम होता है। और इलेक्शंस या एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द पब्लिक परसेप्शन। ठीक है, अगर आपकी किसी भी कंट्री में जैसे ईश्वर है, फॉर एग्जांपल गॉड है, वो है या नहीं है ये आपकी आस्था पे डिपेंड करता है। आप मानेंगे तो ईश्वर है, नहीं मानेंगे तो ईश्वर नहीं है। ठीक है, आपको दिखाई तो दे नहीं रहा है। सेम वे में इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन करा रहा है वो पूरी तरह से ऑथेंटिक है कि नहीं, ये आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है, और साथ साथ में डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी पे भी डिपेंड करता है। इससे ज्यादा क्या ट्रांसपेरेंट कर दिया इलेक्शन कमीशन, उसने कह दिया वोट डालो, वीवीपीएटी में स्लिप निकल के आ जाएगी, देख लो आप। तो वीवीपीएटी इसलिए न्यूज में था भी क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये पहली बार इंडिया में कब आया था, 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में आया था। इट इज अ इंडिपेंडेंट सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स, नेमली अ वीवीपीएटी प्रिंटर एंड इट इज द स्टेटस डिस्प्ले यूनिट अटैच्ड टू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दैट अलाउज द वोटर टू वेरीफाई दैट देयर वोट्स आर कास्ट एज इंटेंडेड। जैसा वो चाहते थे वैसे ही वोट पड़े। When the vote is cast, a slip is printed containing the serial number, name and the symbol of the candidate and remains exposed to the transparent window of the 7 seconds. ऐसा नहीं होता कि वो स्लिप एटीएम की तरह हाथ में आ जाती, घर लेके जाओ, ऐसा नहीं होता है। वो उसमें एक विंडो लगी होगी ग्लास का, देखो ये फोटो लगी हुई थी, इसमें दिखाई भी दे रहा था। ठीक है, इसमें ऐसे करके आएगी स्लिप, उसमें देख सकते हो आप, 7 सेकंड तक विजिबल रहेगा, फिर हट जाएगा। वो एक तरह से ऑथेंटिसिटी को क्लेम करने के लिए था। तो वीवीपीएटी थोड़ी नजर रखना, क्योंकि इलेक्शन न्यूज में है, तो ध्यान रखिएगा। पॉलिटी के कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पॉलिटी सेक्शन में आ सकते हैं किसी एग्जाम में। जैसे इलेक्शन कमीशन है, वो सिंगल मेंबर बॉडी होती है, मल्टी मेंबर बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है आपको पता ही है। 1989 से पहले कुछ और स्टेटस था। 89 में वर्कलोड बढ़ा क्योंकि वोटिंग एज जो थी वो 21 से 18 रिड्यूस कर दी गई थी। ठीक है, तो उस समय तक इलेक्शन कमीशन वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी। ठीक है, एक मेंबर हुआ करता था, लेकिन जब वर्कलोड बढ़ा तो उन्होंने इसे 3 मेंबर बॉडी बना दिया। एक इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 उसको असिस्ट करने के लिए इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द 2 इलेक्शन कमिश्नर। फिर क्या हुआ, टीएन शेषन इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं। नहीं, फिर क्या होता है कि वो जो 2 लोग थे उनको भंग कर दिया गया। जैसे काम खत्म हुआ, 21 से 18 वाला काम निपट गया, तो उन्होंने फिर से उसको सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया। 92-93 के पास में एक आईएएस ऑफिसर हुए थे, टीएन शेषन। टीएन शेषन ने कोट कहा था कि आई ईट पॉलिटिशियंस इन माय ब्रेकफास्ट। ठीक है, टीएन शेषन का नाम सुन के अच्छे पॉलिटिशियन बेहोश हो जाते थे। बहुत खतरनाक आदमी था। खतरनाक आदमी क्यों था, ऐसा नहीं था सबको गाली गलौज करता था। उस समय होता क्या था कि जब भी इलेक्शन होते थे एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। ठीक है, ये इलेक्शन कमिश्नर पे डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना धाकड़ है, कितना तेज तर्रार है, कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कितनी ऑनेस्टली इंप्लीमेंट कर सकता है। लेकिन जब टीएन शेषन थे तो उनको लिटरली उस समय किसी पॉलिटिशियन का फोन चला जाए, पीएमओ तक से उनको फोन जाते थे, वो आदमी फोन ही नहीं उठाता था। कहता था कोई भी ऑर्डर रिटर्न में दो, जो भी बात करनी है ऑफिस में आके बात करो। मतलब ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। और जितने भी मतलब चाहे लैप्स ना हो चाहे कहीं पर भी हो, टीएन शेषन के वर्किंग मॉडल को पढ़ाया जाता है लाइक अ केस स्टडी। ही वॉज द बेस्ट
बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इंडिया एवर हैड एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो टीएन शेषन के टाइम पे हुआ क्या कि उन्होंने अथॉरिटी को इतनी ज्यादा सेंट्रलाइज कर लिया अपने हाथों में कि उनसे पॉलिटिशियन डरने लगे। तो उन्होंने कहा कि इस टाइप का आदमी अगर इलेक्शन कमीशन में दोबारा बैठ गया तो वो पॉलिटिशियंस का जीना हराम कर देगा, ठीक है, लोग भी तो आपसे डरते हैं। तो टीएन शेषन के चलते हुए क्या हुआ कि 93 के बाद में फिर से इलेक्शन कमीशन को मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। टीएन शेषन के सिंगल मेंबर बॉडी था, तो आज की डेट में अभी तक क्या चल रहा है, इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, कि कोई आदमी डिक्टेटर या तानाशाही तक काम ना कर सके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बहुत क्रूशियल बॉडी होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दी गई है, 324 में दी गई है, 325 में दी गई है, 326 में दी गई है। इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, मतलब इट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, बता दो किस आर्टिकल में दी गई है, सब क्वेश्चन आते रहते हैं। साथ साथ में फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, vice president, option A is president, second option is vice president, third option is the Lok Sabha elections of the MPs, and the fourth option is elections for the member of legislative councils या legislative assemblies, जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव सेक्शन होता है, काउंसिल एंड असेंबली, उसके इलेक्शन कराता है, और पंचायती राज के इलेक्शन कराता है। इनमें से किस किस के इलेक्शन कराता है पता करिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। साथ साथ में इलेक्शन कमीशन एक तो बॉडी हो गई, इसका टेन्योर क्या होता है, 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, 4 साल का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का, यूपीएससी का और सीएजी का, इनका जो टेन्योर होता है 5 साल का होता है, 6 साल का होता है। इनको साथ में क्लब करके पढ़ाया जाता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि इलेक्शंस हो रहे हैं तो आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी पार्टी जीत रही है, वहां पोलिंग नहीं करा रहे हैं। आपको क्या मानना है, आपका क्या मानना है कि कौन से लीडर को इंडिया का पीएम बनना चाहिए, या अगर नरेंद्र मोदी पीएम बन गए तो भारत की एक छवि कैसे बदल के रह गई, ये सब नहीं पूछा जाएगा। आपसे इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे अभी रिसेंटली, तो एक न्यूज और वायरल हुई थी। वायरल क्या हुई थी, फैक्ट हुई थी कि 3 लोग होते हैं, जैसे एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, एक बंदा तो पहले से नहीं था, मतलब 2 मेंबर थे उस समय, क्योंकि मैक्सिमम है ना कि 3 हो सकते हैं, और जो दूसरा बंदा था उसने रिजाइन कर दिया। यानी कि आज की डेट में इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर बचे हैं, सिर्फ एक आदमी बचा है। तो ऐसा नहीं सिंगल मेंबर बॉडी है, लेकिन अभी 2 लोगों ने रिजाइन कर रखा है। अब एलिगेशन ये लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं था कि रूलिंग पार्टी ने इस जो दूसरा बंदा था, इलेक्शन कमिश्नर था, उसको फोर्स करके कंपेल किया है टू रिजाइन, सो दैट जो अभी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको मैनिपुलेट करना ज्यादा आसान हो सके। देखिए कोई बॉडी है, उसमें 3 मेंबर बैठे हैं, तो आपको 3 लोगों को पैसा खिलाना पड़ेगा, 3 लोगों पे प्रेशर बनाना पड़ेगा, 3 लोगों को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। लेकिन इमेजिन करिए 2 लोगों को रास्ते से हटा दिया, एक ही आदमी बचा, इसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो हो सकता है रूलिंग पार्टी ने कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किया हो जिससे आज की डेट में इलेक्शन कमीशन सिंगल मेंबर बॉडी बन के रह गया है। लेकिन क्या ऐसी कंपल्शन है कि इलेक्शन कमीशन शुड बी सिंगल मेंबर बॉडी या मल्टी मेंबर बॉडी? तो इसके बारे में थोड़ा पॉलिटी में देख लेना, आर्टिकल 324 को, 326 को देख लेना जिसमें एडल्ट सफ्रेज दिया गया है, 325 को भी थोड़ा सा नजर मार लेना उसमें क्या दिया गया है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कोई भी चीज हो, साथ साथ में ईवीएम के बारे में देख लेना, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कि ईवीएम किस ईयर में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी, पंचायती राज में पहले हुई थी कि स्टेट असेंबली में पहले हुई थी कि लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस हुई थी, किस साल लोकसभा इलेक्शंस में पहली बार ईवीएम का यूज हुआ, किस साल पहली बार वीवीपीएटीए का यूज हुआ, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपकी पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में एडल्ट सफ्रेज क्या होती है, 18 साल का व्यक्ति या उससे अधिक आयु का व्यक्ति वोट डाल सकता है या 18 और उससे कम उम्र का व्यक्ति डाल सकता है, ये सब देख लीजिएगा आप, ठीक है। क्या जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ओरिजिनली ये प्रोविजन उसमें थी कि बाद में किसी अमेंडमेंट के थ्रू डाली गई? जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वेदर यू वर ग्रांटेड द यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, एक वर्ड आता है आर्टिकल 326 में, यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जिसे बोलते हैं, ठीक है, कि एवरीवन हु इज 18 और अबव द एज ऑफ 18 जो अभी लिखा हुआ है, ठीक है, इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या एक लीगल राइट है, या क्या एक ये फंडामेंटल राइट है? इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर है तो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या डिफरेंस है और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस है? देखिए होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक डॉक्यूमेंट है, उसमें एक पार्ट पड़ता है पार्ट 3, पार्ट 3 डील्स विद फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो पार्ट 3 बेसिकली डील्स विद आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, यानी आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 को क्लब करके पार्ट 3 में डाल दिया गया है और उसकी हेडिंग दे दी गई फंडामेंटल राइट यानी मूलभूत अधिकार। कोई भी ऐसा राइट अगर आपको इनमें से किसी आर्टिकल में दिया गया है तो इट विल बी रिगार्डेड एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। जैसे आपका राइट टू इक्वालिटी हो गया, ठीक है, जो आर्टिकल 14 में दिया गया है, या फिर आपका होता है आर्टिकल 15 में दिया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, कम्युनिटी और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आर्टिकल 16 में भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वगैरह की बात की गई है कि सरकारी नौकरी देते हुए भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं किया, दैट काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। इसी में रिजर्वेशन वगैरह भी 16(4), 16(5), 16(6), 15(4), 5(6) उन सब में दिए गए हैं, ठीक है, दैट काइंड ऑफ द थिंग।
आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और द एबोलिशन ऑफ द टाइटल्स, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 आपका है। 20 आपका क्या है, कन्विक्शन ऑफ कुछ ऐसे आपको कॉजेज दिए गए हैं लाइक प्यूनिटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 20 में दिया गया है। 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी दिया गया है। तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी यानी मुझे जीने का अधिकार है, मुझे आज़ादी का अधिकार है, कोई मुझसे ये चीज़ छीन नहीं सकता। राइट टू सिक्रेसी, राइट टू प्राइवेसी, ये सब आपके फंडामेंटल राइट में आते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा राइट आपको मिला है जो पार्ट 3 में नहीं दिया गया, मतलब आर्टिकल 12 से लेकर 35 में नहीं दिया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में और कहीं दिया गया है, तो इट विल बी रिगार्डेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जैसे 2 एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। एक आर्टिकल 26 में दिया गया, 326 में दिया गया है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी एवरीवन हु इज 18 और अबव द एज ऑफ 18 ही विल बी एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शन। यानी कोई भी व्यक्ति जो 18 या 18 से अधिक आयु का है वो आदमी चुनाव में वोट करने में सक्षम है। तो इसे आप क्या कहोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहोगे। एक आर्टिकल है 300A, इसे कहा जाता है राइट टू प्रॉपर्टी, यानी यू हैव द राइट टू प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी को इसे ऐसे क्लेम नहीं कर सकता। पहले ये आर्टिकल 19(1)(f) में दिया गया था, लेकिन आफ्टर द 78th अमेंडमेंट एक्ट के मुरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, 2 ही तो अमेंडमेंट मेजर हुए थे ना, एक तो आपका 46th एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट 1976 एंड 78। तो जो 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 का, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो था आर्टिकल 19(1)(f) से निकाल के उसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया था। उसका रीजन ये था कि गवर्नमेंट को कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर करते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करना, हाईवे बनाना है, कुछ करना है, तो लैंड एनेक्सेशन करना पड़ता था। अब लोग कोर्ट चले जाते थे कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट हमसे प्रॉपर्टी कैसे, मतलब हमसे फोर्स कर सकती प्रॉपर्टी लेने को। तो उन्होंने कहा यार ये तो दिक्कत कर रहा है, तो उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को वहां से उठा के 19(1)(f) से उठा के, जो कि आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही आता था, उसको वहां से उठा के आर्टिकल 300A में डाल दिया। तो अब वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है। यानी अगर मैं बात करना चाहूं यहाँ पे, तो अगर मैं लीगल राइट्स की बात करूं तो एक वर्ड होता है लीगल राइट्स। हालांकि डायरेक्टली तो टॉपिक से नहीं डील करता, पॉलिटी का है, बट थोड़ा सा एक ले लेते हैं क्योंकि अभी ये पॉलिटी के कुछ टाइम इलेक्शन हो या ये सब चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं, और ये ऐसे टॉपिक जो एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो लीगल राइट्स कैन बी बाइफरकेटेड इनटू, वन इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट and the other one will called a statutory right. समझिएगा, लीगल राइट मतलब होते हैं वैधानिक अधिकार, वो राइट्स जो आपको लीगली मिले हैं, वैधान के थ्रू मिले हैं, विधान के थ्रू मिले हैं, मतलब किसी भी देश के कोई लीगल डॉक्यूमेंट या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के थ्रू मिले हैं। तो इनकी ब्रॉडर सेग्रीगेशन हम 2 वे में कर सकते हैं, एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और एक होते हैं आपके स्टैट्यूटरी राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन है। जैसे आपको पता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली कितने आर्टिकल्स हैं, समवेयर अराउंड, अगर आप ऐसे लेके चलेंगे तो वैसे तो 445 के आसपास हैं, लेकिन अगर सीक्वेंसिंग में देंगे 395 के आसपास पड़ी जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मतलब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन है। अब इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि कुछ ऐसे राइट होंगे जो आपके पार्ट 3 में मेंशन है, ठीक है। पार्ट 3 का मतलब क्या होता है, आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में। और कुछ ऐसे राइट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग जगह डिस्पर्स हैं, लेकिन स्पेसिफिकली नॉट पार्ट 3 में आते हैं, यानी कि नॉट अंडर पार्ट 3, ठीक है। तो जो ये वाले राइट्स हैं पार्ट 3 वाले, इनको आप क्या बोल देते हो, फंडामेंटल राइट्स, यानी कि एफआरस। और जो आपके नॉट अंडर पार्ट 3 है लेकिन बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी आ सकते हैं, इनको आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही बोलेंगे। होते दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं बेसिकली। फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अगर ये स्टेटमेंट आपको यूपीएससी में किसी ऑप्शन में दिखा मिलता है, यू कैन टिक ऑन दैट कि वेदर फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और नॉट, वेदर फंडामेंटल राइट्स आर लीगल राइट्स और नॉट, डेफिनेटली दे आर, they are provided by the Constitution of India, they are legally provided to you, ठीक है। but the thing is that they are specifically mentioned in the part 3 of the Indian Constitution, so that's why they are called the fundamental rights, ठीक है। अब आप कहोगे जब इतना ही ज्यादा भोकाल है तो इसको फंडामेंटल राइट्स को जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही कहा जा रहा है तो इसको अलग से सेग्रीगेट करने की जरूरत क्या थी। आप समझिएगा, सेग्रीगेट करने की जरूरत इसलिए थी कि पार्ट 3 में जैसे 35 तक जा रहा है, तो यहां पर एक आर्टिकल आता है 32। ये राइट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आर्टिकल 32 ये कहता है कि पार्ट 3 में यानी आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में अगर कोई भी राइट आपको एलोकेट किया गया है, आपको प्रोवाइड किया गया, आपको कन्फर किया गया है, और स्टेट गवर्नमेंट उसका ब्रीच कर रही है, उसका वायलेशन कर रही है, आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के किसी भी अधिकार का हनन कर रही है, वायलेशन कर रही है, तो यू कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट।
आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कह सकते हैं कि देखो भैया मेरे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन हुआ, मेरे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का वायलेशन हुआ, राइट टू एक्सप्रेस या बिलीव इन माय रिलीजन का वायलेशन हुआ, जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आता है। ठीक है, माइनॉरिटी जा सकती है कि हमारे माइनॉरिटी वाले राइट 2930 में उसका वायलेशन हुआ, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी द राइट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट इज इटसेल्फ ग्रांटेड अंडर द फंडामेंटल राइट। और इसीलिए बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट इज लाइक द कहते नहीं गारंटर और द एश्योर ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल 32। अब एक और आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 226। Article 32 is a fundamental right, right to constitutional remedy under which you can move to the Supreme Court of India in case of violation of your fundamental right by breach by the government or the state government or the central government, whatever you want to call it. एक है आर्टिकल 226, ये प्रोवाइड करता है कि इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी ऑफ योर फंडामेंटल राइट और योर एनी ऑफ योर स्टेट्यूटरी और अदर सम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यू कैन मूव टू द हाई कोर्ट। दोनों में अंतर यह है कि हाई कोर्ट का मेंशन 226 वाले आर्टिकल में मिलता है, और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो 32 के अंतर्गत आपको जाना पड़ेगा। और एक और अंतर है, 32 के अंतर्गत अगर आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट ओनली ऑन द वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल पार्ट 3। बट इफ यू वांट टू गो टू हाई कोर्ट, यू आर हैविंग द लिबर्टी दैट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी ऑफ योर फंडामेंटल राइट और एनी ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इन बोथ द केसेस यू कैन गो टू द हाई कोर्ट। ठीक है, यानी अगर आपको वोटिंग के अधिकार से वंचित किया गया, वोटिंग का अधिकार कौन सा था, आर्टिकल 326 में था, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दैट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, तो यू कैन मूव टू हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। बट इफ योर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज वायलेटेड, इफ योर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वायलेटेड अंडर आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, इनमें से कोई वायलेट हो रहा है तो यू कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए पार्ट 3 को अलग से डाला गया है। और मैंने कहा जो पार्ट 3 में मेंशन नहीं है कहीं पर भी है, जैसे आपका आर्टिकल 326 हो गया, आर्टिकल 300A हो गया, सबसे क्लासिक एग्जांपल यही माने जाते हैं और यही एग्जाम में रिपीटेडली पूछे गए। तो ये आपके किस में आ जाएंगे, अभी क्या बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में आते हैं। अब मैंने यहां कहा था ब्रॉडर सेग्रीगेशन में जाइए, लीगल राइट को दो हिस्सों में तोड़ा गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल और एक थे स्टैट्यूटरी राइट। स्टैट्यूटरी राइट कौन से होते हैं, स्टैट्यूटरी राइट्स आर दोज राइट विच आर ग्रांटेड बाय द स्टैट्यूट और एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब मान के चलिए पार्लियामेंट ने 2 एक्ट बनाए थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। बोथ आर डीलिंग विद द इलेक्शन प्रोसेस। और ये मैं इलेक्शन से रिलेटेड बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इलेक्शन लगे हुए हैं, जो भी अपकमिंग एग्जाम होगा उसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर है, चाहे वो इलेक्शन से पार्ट 15 से रिलेट करती हो, चाहे वो आपके एडल्ट फ्रेंचाइजी से रिलेट करती हो, फंडामेंटल राइट से रिलेट करती हो, ये सब इंपॉर्टेंट, पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आएंगे इस बार। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन लगे हुए हैं तो लोग थोड़ा बहुत मतलब ये सब मत देखो कि इंडिया में, हाँ एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, इंडिया में कितनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये आप देख सकते हो, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, क्योंकि अभी एक रिसेंटली एक पॉलिटिकल पार्टी को मतलब कुछ का स्टेटस हटा था, शायद तृणमूल कांग्रेस का हटाया गया था, आम आदमी पार्टी को मिल गया था, और भी एक पार्टी थी जैसे मेघालय साइड की थी, नॉर्थ ईस्ट की थी, उसको मिला था पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया करके। तो टोटल कितना 8 नेशनल पार्टीज हैं कि 9 हैं, 8 है मेरे ख्याल से, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये करंट में क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि अभी न्यूज में। अब जब इलेक्शन होंगे उसके बाद हो सकता है फिर से कुछ पार्टीज का नेशनल स्टेटस छीन लिया जाए, किसी नए को दे दिया जाए बेस्ड ऑन द इलेक्शन रिजल्ट एंड ऑल। उसका क्या क्राइटेरिया होता है नेशनल पार्टी का, स्टेट पार्टी का क्या क्राइटेरिया होता है। स्टैट्यूटरी राइट्स कौन से राइट्स होते हैं, अभी मैंने कहा कि एनी सच राइट विच इज कन्फर्ड टू यू बेस्ड ऑन सर्टेन स्टैट्यूट और एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 या 51। 1950 किससे डील करता है, 1951 किससे डील करता है। देखिए 1950 बेसिकली जो हम और आप हैं वोटर्स हैं उनसे डील करता है, मतलब प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रूल्स, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, लाइक द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल वोटर लिस्ट क्या होती है, ये सब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में दिया हुआ आपका। फिर आता है 1951, वो आरपीआई डील करता है जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, those people who are contesting in election like registration with the election commission। जैसे मैं वोट इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो इंडिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो है नहीं, मैं सड़क पे खड़ा हो जाऊंगा कि देखो मुझे मतलब करो, हालांकि निर्दलीय मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन स्टिल एक तरह से मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट होना चाहिए कायदे में। ठीक है, तो उसके लिए अगर मैंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है तो उसका रजिस्ट्रेशन मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास करना पड़ेगा। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आया था, अभी उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कार्ड कर दिया, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में देख लेना कि 2016 में आया था, 17 में आया था, अरुण जेटली लाया था कि कौन लाया था। ठीक है, उसको क्यों सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड आया तो वहां पे आरपीआई 1951 में अमेंडमेंट किया गया था और कहा गया था ओनली दोज पॉलिटिकल पार्टीज विच आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओनली दे विल बी एलिजिबल टू एंजॉय द मतलब वॉट एवर द राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। मतलब उनको इलेक्टोरल बॉन्ड की फैसिलिटी जो एसबीआई द्वारा दी जा रही है वो तभी दी जाएगी जब दे आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आरपीआई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपीए 1951। तो 1951 वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट किससे डील करता है, जो लोग चुनाव में लड़ रहे हैं, राइट टू कंटेस्ट इन द इलेक्शन, और किसी का अगर मतलब जो इलेक्शन में कंटेस्ट करने की जो प्रोविजन मिली है उसको निरस्त करना है, वो भी 1951 वाले में पड़ी हुई है। इसके अलावा अगर कोई आदमी चुनाव प्रचार के दौरान हेट, एनमिटी, वैर भाव, सेपरेटिज्म इस टाइप की बातें करे,
अरे तुम्हारी कम्युनिटी ने क्या हुआ, तुम्हारी कम्युनिटी हिंसक है, तुम्हारी कम्युनिटी पीसफुल है, दोनों लोग लड़ मरो, दैट काइंड ऑफ द थिंग। हेट स्पीचेस को देना, ये किसी भी मतलब कोई भी आदमी जो कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन में उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ये सारी चीजें आपकी 1951 वाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दी गई हैं। यानी कि राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन, इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट, इट इज अ फंडामेंटल राइट और इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप क्या मारेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और उसका आंसर निकलता है आपका स्टैट्यूटरी राइट, क्योंकि राइट टू कंटेस्ट इन द इलेक्शन इट कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इट वाज मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग सर्टेन क्राइटेरियाज फॉर अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू कंटेस्ट इन द इलेक्शन। यानी कि राइट टू कंटेस्ट इन द इलेक्शन इज बेसिकली अ स्टैट्यूटरी राइट, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिर्फ इतना मेंशन किया गया कि पार्लियामेंट कैन मेक द लॉज डिफाइनिंग सर्टेन क्राइटेरियाज फॉर पीपल हु आर विलिंग टू कंटेस्ट इन द इलेक्शन। और फिर पार्लियामेंट ने उसके चलते हुए आरपीए 1951 बनाया था, ठीक है, जिसमें लोगों को बताया गया कि आप इलेक्शन में कंटेस्ट किस बेसिस पे कर सकते हो, आपको इलेक्शन कमीशन के बाद जाके पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कराना है, एवरीथिंग लाइक दैट। और अगर आपने कोई ऐसी बेवकूफ़ी की बात की, आपने अपनी जो इनकम वगैरह उसको छुपाया या आपने कुछ गलत मेंशन कर दिया अपने फॉर्म को भरते हुए कि मतलब इनकम है आपकी 4 करोड़ की, वहाँ 4 लाख दिख के दिखा रहे हो, तो मैंने आप गलत ऊटपटांग काम कर रहे हो ना, तो आपके कैंडिडेट को निरस्त किया जा सकता है। ये सारी चीजें 1951 में मेंशन है। और डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी हो गया, प्रिपरेशन ऑफ द वोटर लिस्ट हो गया, सब आपका 1950 वाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है, ठीक है। ये दोनों ही स्टैट्यूटरी राइट है, याद रखिएगा। तो राइट टू वोट, वोट डालने का जो अधिकार है वो क्या है, फंडामेंटल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी है। ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये क्वेश्चन 10 से 12 बार पूछा गया है। ये लीगल राइट भी है और साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। अगर ऑप्शन में दोनों ही मिलेंगे आपको तो आपको क्या मारना है। ज्यादातर जैसे यूपीपीएससी है, यूपीपीएससी ने इसको मैक्सिमम टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना है, कहीं कहीं पे इसको लीगल राइट माना गया है। तो एक बार आप आंसर की जरूर चेक कर लेना कि यूपीएससी ने पास्ट में, और कमेंट सेक्शन में ड्रॉप भी कर देना, ये एग्जैक्टली राइट टू वोट। देखिए राइट टू वोट जो है आर्टिकल 326 से आता है, तो टेक्निकली इट बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बिकॉज इट इज नॉट मेंशन इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट तो है, इसको पहले काट दीजिए, तो क्या बचा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब दिक्कत क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कम्स अंडर द अम्ब्रेला टर्म ऑफ लीगल राइट, लीगल राइट है, तो कभी कभी उसका ऑप्शन लीगल राइट मार दिया जाता है, कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशनल। कोशिश की जाती है कि ऑप्शन में आपको दोनों में से एक ही मिलेगा, लेकिन कई बार यूपीपीएससी ने हरकत की जिसके चलते हम लोग कोर्ट गए थे, ठीक है, मैक्सिमम टाइम यही नाटक होता था। तो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों, और एट द एंड उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना उसको, क्योंकि स्पेसिफिकली इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और ब्रॉडली इट इज अ लीगल राइट, ठीक है। तो हम स्पेसिफिक पे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और स्टैट्यूटरी राइट क्या है आपका, राइट टू कंटेस्ट इन द इलेक्शन, दैट इज द स्टैट्यूटरी अंडर आरपीए 1951, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा पॉलिटी का सेक्शन बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है, और इलेक्शंस भी आ रहे हैं। और साथ साथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इंपॉर्टेंट होने का एक रीजन ये भी है, जो मैंने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड पढ़ाया था कि इसमें से ये प्रोविजन हटा दी गई है इलेक्टोरल बॉन्ड वाली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मतलब वो डिस्कार्ड कर दिया था। अब ये एक वर्ड न्यूज में रहा था, स्कोर्स। स्कोर्स क्यों न्यूज में रहा था, सेबी से रिलेटेड है। सेबी रिसेंटली लॉन्च द न्यू वर्जन ऑफ द सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। स्कोर्स बेसिकली सेबी से डील करता है। सेबी है क्या, सेबी बनी कब थी, हर्षद मेहता का नाम सुना है। हर्षद मेहता ने एक स्टॉक मार्केट में एक स्कैम किया था जिसको लेके एक वेब सीरीज भी बनी थी हर्षद मेहता पे। 1-1.5 साल हो गया है, स्कैम 1992 समथिंग करके बनी थी, काफी न्यूज में रहा था, ठीक है। शेयर मार्केट को इसने हाई लेवल पे मैनिपुलेट किया था। इसने कई बैंकिंग के साथ में कोऑपरेट किया, कोलैबोरेट किया और कहा तुम्हारी बैंक में इतना पैसा जमा हुआ है, फालतू में सड़ रहा है, आप दूसरे लोगों को लोन देते हो, उस लेवल पे रिटर्न नहीं मिलते हैं, वो पैसा मुझे दे दो, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा। बैंक्स ने उठा के इस पर भरोसा करते बहुत पैसा दिया, सबने ग्रो किया उस समय। लेकिन ये एक तरह से मतलब स्टॉक मार्केट आपको पता ही ना, कभी जा रहा है कभी घट रहा है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो उसको हर्षद मेहता स्कैम में गिनाया जाता है। जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ तो उसके बाद गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भविष्य में इस टाइप का कोई स्कैमस्टर ना पैदा हो, इस टाइप की स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन ना हो। उसके चलते हुए 1992 में उन्होंने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को बनाया, जिसका नाम सेबी आप जानते हैं। तो हर्षद मेहता से रिलेट कर लो, जो स्कैम हुआ था उसके बाद सेबी बना था, तो आपको याद रहेगा। तो सेबी ने भी रिसेंटली एक स्कोर्स नाम का आपका एक सिस्टम मैकेनिज्म लॉन्च किया। इसका नाम क्या है, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। अब देख लो ये डील किससे करता है, वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। ग्रीवेंस रिड्रेसल का मतलब क्या होता है, जो भी भैया दिक्कत समस्या जाके बता दो। जैसे पुराने जमाने में वो नहीं चलती थी, राजा साहब की अदालत होती थी, बैठते थे, हाँ बताओ, मंत्री ने परेशान किया, सिपाही ने परेशान किया, इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा में बोला जाता है सिटीजन ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि गुड गवर्नेंस का एक बेसिक मॉडल है, आप लोगों से कम्युनिकेट कीजिए, पीपल सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए। आप लोगों के लिए पॉलिसीज की बना रहे हैं, ठीक है, लोगों में पैसा बांट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सब्सिडी दे रहे हो, लेकिन लोगों से हफ्ते महीने में एक बार मिलकर हालचाल भी पूछ लो, उनकी क्या दिक्कतें समस्याएं हैं। आप अच्छे आदमी, आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वो लोग अच्छे नहीं है, ठीक है। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन की आबादी जिस कंट्री की हो, उस देश का प्रधानमंत्री जहांगीर की तरह एक सोने का घंटा नहीं लगवा सकता है।
कि आप जाइए और घंटा हिला दीजिए, राजा साहब बाहर निकलेंगे, आइए अपनी समस्या बताइए, मंत्री ने परेशान किया, सेनापति ने परेशान किया, उसका सर कलम कर देंगे। जहांगीर के टाइम पे यही होता था, न्याय का बादशाह, ठीक है, सोने की जंजीर लगवा दी थी जो उसके आगरे के किले से होती, यमुना के उस पार तक जाती, जिसको अंग्रेज बाद में उठा के ले गए। अब वो चीज़ें नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री 1.4 बिलियन लोगों से डेली बेसिस पे नहीं कम्युनिकेट कर सकता है। अब यहाँ पे क्या रोल में आता है, ई गवर्नेंस मॉडल। सबके हाथ में मोबाइल है, गवर्नमेंट की प्रॉपर वेबसाइटें बनी हुई हैं, गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बना दी आपकी, सिटीजन कंप्लेंट रिड्रेसल ग्रीवेंस रिड्रेसल करके, आपको जो दिक्कत समस्या है वहां पे जाके डाल दीजिए। वहां पूरा सेक्रेटरीट इसी काम के लिए बैठा हुआ है, वो आपकी जो भी ग्रीवेंसेज है उसको स्टडी करेगा और उसकी फाइल वेल बना के जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पीएम को कर देगा। और पीएम के पास देखिए इतना टाइम नहीं होता है, उसे फॉरेन पॉलिसी भी देखनी है, स्कीम का भी इंप्लीमेंटेशन देखना है। आए दिन लोकसभा में ना जाए तो लोग कहते हैं कि फलाने प्रधानमंत्री लोकसभा से भागते हैं, लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते, मीडिया रिपोर्ट्स मतलब कहते नहीं मीडिया में एड्रेस नहीं करना चाहते हैं, तो पीएम के पास बहुत काम होते हैं। लेकिन फिर भी एक मैकेनिज्म बना दिया है कि आपकी समस्याओं को सुनने के लिए वहां पे एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। तो ये सेबी द्वारा बनाया गया उसी तरह का एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म सिस्टम है, ठीक है, आपकी समस्याएं सुनने के लिए। इट एनेबल्स द इन्वेस्टर्स टू लॉज एंड फॉलो अप ऑन देयर कंप्लेंट्स एंड ट्रैक द स्टेटस ऑफ द रिड्रेसेस ऑफ सच ऑनलाइन कंप्लेंट्स फ्रॉम एनीवेयर। बस सिंपल सा मतलब ये। सेबी क्या काम करता है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। तो अगर कोई लगता है कि स्टॉक मार्केट के जो बीच के ब्रोकर्स होते हैं या जो भी वहां पे मैकेनिज्म काम कर रहा है, वहां पे बीच में थोड़ी मतलब कमीशनबाजी ज़्यादा चल रही है, कुछ ऐसा आपको आभास हो रहा है कि वहाँ कुछ गड़बड़ माहौल चल रहा है, लेकिन हम शिकायत किसके पास करें, तो वो एक शिकायत करने का बस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया, ठीक है। तो स्कोर्स देख के बस उतना ध्यान रखिएगा। Such complaints will be scanned and uploaded in the scores for progressing. It is SEBI is a statutory regulatory body established by the government of India in 1992. अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अभी मैंने आपको जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और ये सब बताए थे, एक और क्वेश्चन पॉलिटी में बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। आपको 4-5 बॉडीज के नाम दे दिए जाएंगे, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यूपीएससी है, कैग है आपका, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और सेबी हो गई, और किसी बॉडी का नाम बताइए, मतलब किसी कोई सी भी ऐसी रैंडम ले लीजिए। तो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल वुमेन कमीशन है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर होती है, ठीक है। इसके अलावा नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है। तो इनमें से कौन सी बॉडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और कौन सी बॉडी नहीं है, इसको याद करने का देखिए सबसे आसान तरीका होता है, जो भी बॉडीज से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल है, अब पॉलिटी इतनी तो पढ़ी है, इतने आर्टिकल्स तो पढ़े ही आपने, आप सबके कमरों में एक चार्ट तो लगी होगी, आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आप एक काम करिएगा, हाईलाइटर ले लीजिएगा या फिर एक सिंपल सा मार्कर ले लीजिए और उसमें कुछ आर्टिकल्स को मार्क करते जाइएगा, ठीक है। जैसे लेट्स से अगर हम ऊपर से चले, सब तो इतना जल्दी नहीं देखना पॉसिबल हो सकता है, जैसे आर्टिकल 76 एक होता है, आर्टिकल 76 इस बारे में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल को लेकर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल दिया गया, इसका मतलब है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अटॉर्नी जनरल कौन होता है, देश का वकील होता है, मतलब भारत सरकार का वकील होता है, देश का वकील नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कोई केस किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मोदी जी जाके तो खड़े नहीं होंगे, वहाँ राजनाथ सिंह तो खड़े नहीं होंगे, अमित शाह तो खड़े नहीं होंगे सरकार का बचाव करने के लिए, उनके पास बहुत काम है। वो क्या करेंगे, अटॉर्नी जनरल फोन करेंगे, देखो भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी ने केस कर दिया है कि गवर्नमेंट इंडिया की ये स्कीम या पॉलिसी आई है, या किसी एक के इंडिविजुअल या कलेक्टिव राइट का वायलेशन हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो तुमको सरकार के पक्ष में जाके कोर्ट में जाके अपनी बातें रखनी है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का यही काम है कि सरकार के पक्ष में खड़े होकर उसका बचाव करना और सुप्रीम कोर्ट से गाली खाना, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में गवर्नमेंट की जो स्कीम्स पॉलिसी या कोई, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट था, गवर्नमेंट स्कीम लेके आई, अटॉर्नी जनरल तो नहीं लाया था ना, लेकिन गवर्नमेंट को डिफेंड करने वही पहुंचता है, तो सुप्रीम कोर्ट पूछना शुरू करता है कि तुम्हारी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों लेके आई, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो अटॉर्नी जनरल का काम है भाई गाली खाना, दैट काइंड ऑफ द थिंग, फटकारती रहती है, दैट काइंड ऑफ द थिंग, बट स्टिल इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ठीक है, या पार्लियामेंट करती है, देख लेना। अटॉर्नी जनरल पे 4 से 5 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, आखिरी बार मुझे याद है 2016-17 में पूछा था, ठीक है। और उन्होंने यही पूछा था कि इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो पार्लियामेंट करती, मतलब उसके टर्म्स एंड कंडीशन जो होते हैं, सर्विस कंडीशंस, वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट, बट द सर्विस कंडीशन है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, पार्लियामेंट। ये देख लेना, क्योंकि यूपीएससी 17 में पूछ गया प्री में क्वेश्चन को। तो आर्टिकल 76 एक तो हो गया अटॉर्नी जनरल का। थोड़ा सा नीचे आइए, मैं मोटा मोटा सा ऐसे ही रफली ले रहा हूँ। आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 ये कैग से डील करते हैं। कैग क्यों न्यूज में था, मनमोहन सिंह की सरकार गिरने का एक सबसे बड़ा रीजन विनोद राय थे। विनोद राय को पता ही है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल थे, और उस समय रोज ऐसी न्यूज़ें आती थी, आप हिंदू उठा के सुबह का पढ़ लीजिए। भारत सरकार ने किया 1.76 लाख करोड़ का घपला, जो आज तक प्रूफ नहीं हो पाया है, क्योंकि दैट वाज अ प्रिजम्पटिव लॉस। मतलब प्रिजम्पटिव लॉस समझते हो क्या होता है, जैसे मैं शर्ट लेने मार्केट गया, ठीक है, मैं शर्ट लेके आता हूँ 500 रुपए में, मेरा एक दोस्त मुझे रास्ते में मिलता है, वो कहता है शर्ट कितने की पड़ी, मैंने कहा 500 की, बोला मुझे बता देते, यहीं तुम्हें प्रगति मैदान पे या यहीं पे ये कौन सा है सीपी के आवास जो भी है पालिका वाली का, वहां तुम्हें 300 की दिला देता। अब मेरे दिमाग में वहम बैठ जाता है कि यार मेरा 200 का कट चुका है, मतलब 500 में मैं शर्ट लेके आया हूँ, ये यहाँ प्रगति में जो है पालिका में 300 रुपए की मिल रही है। अच्छा मैं थोड़ा अंदर आता हूँ और फिर दूसरा दोस्त मुझे मिलता है, वो कहता है कहाँ से लाओ,
मैं बताता हूँ तो कहता है यार मेरे साथ सरोजनी चलते वहाँ तो मैं 100 रुपये में दिला देता, यही सेम शर्ट, कोई डिफरेंस नहीं बता सकता। अब मेरे दिमाग में परसेप्शन क्या है कि मुझे 400 रुपये का चूना लग गया, ठीक है। इसको कहा जाता है पॉलिटिकल लैंग्वेज में, ये कपिल सिब्बल ने शायद ये वर्ड यूज किया था उस समय, प्रिजम्पटिव लॉस थ्योरी उन्होंने वर्ड यूज किया था वाइल डिफेंडिंग द कांग्रेस गवर्नमेंट। और प्रिजम्पटिव लॉस एक तरह से सही वर्ड है। प्रिजम्पटिव लॉस का मतलब लॉस है नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है द प्रिजम्पटिव लॉस वर्ड वाज यूज, कई बार पॉलिटी में पूछा गया है स्टेट एग्जाम में मेरे ख्याल से, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा किया था द केज्ड पैरट, सीबीआई जो है इट इज अ केज्ड पैरट। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केज्ड पैरट यानी कि एक बंधा हुआ तोता कहा था। वो किस केस में कहा था? कॉमनवेल्थ स्कैम में कहा था, 2G स्कैम में कहा था या कोलगेट स्कैम में कहा था? 3 स्कैम थे उस समय, बताइए। कॉमनवेल्थ स्कैम क्या था? सुरेश कालमाड़ी उनको हेड बनाया गया था, कॉमनवेल्थ जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुए थे 2010 की आसपास की बात है, उन पर ये चार्ज लगा वही प्रिजम्पटिव लॉस वाला। उनसे ये कहा गया कि उन्होंने रिकॉर्ड्स में ये दिखाया गया कि एक जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन उन्होंने मंगाई है, ट्रेंड मिल मंगाई है, कुछ भी ऐसी मशीन मंगाई है, वो मान लो 10 लाख की मंगाई है, लेकिन वही ट्रेंड मिल जो थी यहाँ सरोजनी में जो थी 2,000 की मिल रही थी। तो उन्होंने अपने बजट को एस्केलेट किया और सारा पैसा बीच में दबा लिया। अब हो सकता है सुरेश कलमाड़ी ये चाहते हो कि वर्ल्ड लेवल का हमारे यहाँ स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है, हम देखो शर्ट और मशीनें हर तरह की आपको मिलेंगी। आप एक शर्ट है आपको 200 रुपए की भी मिल जाएगी, लेकिन बहुत अच्छी लेने जाइए तो आपको थोड़ी महंगी भी पड़ सकती है। अब कोई आदमी ये कह दे कि नहीं यार तुम एस्केलेट करके बता रहे हो, तुम सस्ते में काम चला सकते थे, तो वो कॉमनवेल्थ एक वर्ल्ड लेवल का एक स्पोर्टिंग इवेंट हमारे यहाँ हो रहा था। तो हो सकता है सुरेश कलमाड़ी जो कि एक IAS थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनको कॉमनवेल्थ का पूरा चार्ज दिया गया था, वो चाहते थे हमारी कंट्री का नाम ऊंचा, बेस्ट से बेस्ट टॉयलेट। उन पे ये भी एक्यूशन था कि जो टॉयलेट पेपर थे वो भी उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बताए हैं। मतलब मान लो 500 रुपए का है तो उन्होंने बताया कि 10,000 रुपए का टॉयलेट पेपर आया। अब टॉयलेट पेपर के भी अलग अलग है, तो मार्केट में जाओ तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। एनीवे, तो कॉमनवेल्थ स्कैम जब हुए थे उसमें सुरेश कलमाड़ी रडार में आए थे, उनको रोज बुलाया जाता था। फिर एक 2G स्कैम हुआ था, एलोकेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड ऑल, उसमें आपको पता ही डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेके जो एक डी राजा हैं वो भी लपेटे में आए थे, ठीक है। इसके अलावा एक कोलगेट स्कैम हुआ था, 2G स्कैम अलग था, कोलगेट स्कैम अलग था। कोलगेट में क्या होता है, गेट इज यूज्ड फॉर एनी स्कैम और स्कैंडल, और कोल मतलब होता था एलोकेशन ऑफ द कोल माइंस। ये कहा गया था कि गवर्नमेंट ने अपने कुछ सेलेक्टिव फेवरेबल कॉर्पोरेट्स को जो कोल माइन की एलोकेशन है बहुत ही फेवरेबल रेट पे कर दी है, और उन्होंने टेंडर वगैरह प्रॉपर नहीं निकाला था। ये 3 स्कैम कांग्रेस से जुड़े हुए थे 2009 से लेकर 10 के बीच में, जिसके चलते 2014 के इलेक्शन में इनकी सरकार गिरी थी, ठीक है। अब मैं इसको बता क्यों रहा आपको, क्योंकि जो विनोद राय थे CAG का काम क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में मेंशन है। उसका एक काम होता है कि गवर्नमेंट की जितने भी खर्चे पानी हुए हैं, लाइक द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर, जो भी उसने बजट बनाया है उसकी वो एक रैशनल एनालिसिस उसका करता है कि जो काम इतने रुपए में हो सकता था, जो पॉलिसी या स्कीम आपने बनाई है उसका कहते नहीं कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक वर्ड यूज होता है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, उसका करना कि मतलब ये काम इतने रुपए में हो सकता है, आपने इतना पैसा खर्च कर दिया, सही तरीके से करते इतने कम में हो जाता। तो ये एक तरह से ऑडिटिंग करता है जो CAG आपका होता है। तो जब CAG विनोद राय ने ऑडिटिंग की तो ये पाया कि जो गवर्नमेंट ने चाहे कोल वाला एलोकेशन किया हो या स्पेक्ट्रम एलोकेशन किया हो, जिसको 2G स्कैम बोला जाता है, या फिर जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उस टाइम पे भी जो सामान वामान लाया गया उनको एस्केलेट करके बताया गया, ये सब सस्ते में हो सकता था। तो उन्होंने कहा कि इस पूरा जो स्कैम हुआ है वो 1.76 लाख करोड़ का हुआ है। ये प्रिजम्पटिव लॉस थ्योरी में आता है। मतलब उन्होंने कहा, इसका मतलब ये नहीं था वो सारा पैसा मनमोहन सिंह अपने घर ले गए थे कि शीला दीक्षित अपने घर ले गई थी, ठीक है। तो ये प्रिजम्पटिव लॉस इस कॉन्टेक्स्ट में था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एनीवे, नाउ कमिंग बैक, हम कहाँ पे थे? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जल्दी जल्दी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं चाहता नहीं हूँ आपके छूट जाएं, ठीक है, इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो CAG समझ में आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 6 साल का इसका टेन्योर होता है, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। टेन्योर इसका फिक्स होता है, सर्विस कंडीशन इसको हटाना भी बहुत आसान है, सुप्रीम कोर्ट के जज का जैसे इंपीचमेंट होता है सेम पैटर्न पे इसका इंपीचमेंट, यानी इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के एक फायदे होते हैं, कोई तुमको परेशान नहीं कर सकता है, जब तक तुम सर्विस में हो तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आराम से याशी काटो, ठीक है, फिक्स टेन्योर तुमको मिलेगा, तुमको ऐसे हटाया नहीं जा सकता। देखो जजेस के इंपीचमेंट का प्रोविजन है, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 61 में है। आज तक कितने जजों का इंपीचमेंट हुआ? नहीं, सॉरी, नॉट जजेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जजेस का इंपीचमेंट अलग होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इंपीचमेंट को लेकर आर्टिकल 61 है। बट इंडिया में आज तक किसी प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट हुआ है? सेम वे में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इंपीचमेंट होता है उसके लिए, बट इंपीचमेंट वर्ड नहीं यूज होता है। इंपीचमेंट वर्ड इज यूज्ड ओनली इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जजेस के भी इंपीचमेंट का प्रोविजन है ना, लेकिन किसी जज का आज तक इंपीचमेंट हुआ है? नहीं हुआ है। सिर्फ एक जज थे कोलकाता हाई कोर्ट के, जिनके अगेंस्ट में गांगुली थे शायद, उनके अगेंस्ट में शुरू हुई थी प्रोसीडिंग, क्योंकि वो इतना टफ है कि दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास होगा, फिर उसको इंक्वायरी एक टीम बनेगी, वो स्टडी करेगी, फिर प्रेसिडेंट उस पर वो मोहर लगाएगा, एक हाउस में ही मामला खत्म हो जाता है, नहीं हो पाता है, ठीक है। एनीवे, तो CAG के साथ भी यही है, CAG का रिमूवल सेम होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है, सेम प्रोसेस चलती है इंपीचमेंट की, उसको भी कोई नहीं हटा सकता। आर्टिकल 148 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और कोई बॉडी का नाम बताइए? इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324।
आर्टिकल 324 में मेंशन है आपका इलेक्शन कमीशन, चेक कर लिए 324 में, 325 में, 326 में। 326 में एडल्ट सफ्रेज है, 324 में इलेक्शन कमीशन है, फिर भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन टेन्योर उसका 6 ईयर्स का है, उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहा है, मल्टी मेंबर बॉडी है, जो भी उसको अयाशियां मिली हुई है वो आराम से अपनी पूरी करेगा, जो फंक्शन ड्यूटी है वो भी डिफाइंड होती है वहां पे। ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आया। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 312 में, 315 में। ये ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा कि ऑल इंडिया सर्विस जो वर्ड मेंशन है वो किसी और आर्टिकल में मेंशन है, बट द कंपोजिशन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये स्पेसिफिकली आर्टिकल 315 में मेंशन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, मैचिंग में आते हैं ये क्वेश्चन, एक तरफ आर्टिकल एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उनको मैच करना है आपको। तो 315 में पब्लिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों ही आर्टिकल 315 में दिए हुए हैं, ठीक है। और जो ऑल इंडिया सर्विस है ये चेक कर लेना फिर भी, बट आर्टिकल 312 में दिया गया, फिर भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस आपको पता ही तीन होती है, आईएएस, आईपीएस और द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो आईएएस भी क्या है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी तो नहीं कह सकते आप, बट हाँ इकलौती ऐसी जॉब है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है अपार्ट फ्रॉम अटॉर्नी जनरल। तो फिर आपका ये हो गया, यूपीएससी हो गया। और कोई बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 हुआ करता था, उसमें एक वर्ड था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। फिर क्या होता है 2003 में, आई एम नॉट वेरी श्योर बट चेक इट, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था शायद, 2003 में हुआ था, इसका बाइफर्केशन कर दिया गया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अंडर आर्टिकल 338 एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 338A। उसके बाद अभी रिसेंटली एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना है अंडर आर्टिकल 338B। अब ये तीनों ही बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, ये याद रहेगा आपको। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई। इसके अलावा कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन बताई दी आपको, तो देख ही लिया आपने। जैसे होती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC, ये समवेयर अराउंड 1993 के आसपास बनती है, ठीक है। इसका क्या काम है? टू प्रोटेक्ट द, अगर किसी के नेचुरल राइट का वायलेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे सरकार ने कोई बस्ती उजाड़ दी, अब वहां भूखे बच्चे सड़कों पे बिलख रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, तो आप NHRC चले जाओ, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उससे डील करता है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, किसी वुमेन का रेप हो गया, उस पर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, या जस्ट बिकॉज सी या वुमेन, उसके किसी राइट का वायलेशन होता है या उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। जैसे कई बार आप न्यूज में सुनते होंगे, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली औरत के साथ किसी अपर कास्ट के आदमी ने जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड ऑल उसके साथ में वायलेशन किया, या उसका फिजिकल अब्यूज किया, उसको मारा गया, समथिंग लाइक दैट, तो ये केस किसमें जाएगा? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में जाएगा। कोर्ट में तो जाएगा ही, लेकिन वो भी मतलब शुरुआत कर सकता है, इनिशिएशन कर सकता है। नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR होता है, ठीक है, किस ईयर में बना था देख लेना आपका, वो चाइल्ड राइट्स वगैरह को देखता है, ठीक है। चाइल्ड मतलब आपको पता ही है 18 साल, फिर उसमें जुवेनाइल होता है, एडोलेसेंट होता है, ये सब डेफिनेशन वगैरह देख ली। फिलहाल चाइल्ड वही है जो एडल्ट नहीं है, 18 या 18 से ऊपर एडल्ट होगा और 18 से कम वाला आपका चाइल्ड होगा। फिर उसमें 16 से 18 का कैटेगराइजेशन होता है जिसको आप जुवेनाइल कहते हो, ठीक है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो NCPCR उससे डील करेगा आपका। इसके अलावा और कुछ होता है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इवन द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखिएगा। एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल आता है, आर्टिकल 29 फंडामेंटल राइट में आता है, वहां पे माइनॉरिटीज को कुछ राइट दिए गए हैं, बोथ इन आर्टिकल 29 एज वेल एज 30। तो वहां पे बस ये याद रखिएगा, माइनॉरिटीज को डिफाइन नहीं किया गया है, ये कहा गया देयर आर 2 माइनॉरिटीज इन इंडिया, वन इज द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन, एंड द अदर वन इज रिलीजियस माइनॉरिटी। दो तरह से माइनॉरिटीज को बांटा गया, रिलीजियस माइनॉरिटी एंड द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो रिलीजियस माइनॉरिटी में कौन आएंगी? 6 कम्युनिटीज आती हैं, आपको पता है, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, ठीक है, और कोई बची? क्रिश्चियंस। 6 माइनॉरिटीज हो गई। पारसीज को तो रिसेंटली अभी मिला था, ठीक है, पहले तो 5 ही कम्युनिटी थी। और जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होती है वो कौन सी? जैसे कर्नाटक में आपके लिंग्यात हो गए, ठीक है, आपने बासवन्ना का नाम सुना होगा, उनके फॉलोअर्स लिंग्यात कहलाते हैं। इसके अलावा जैसे सिंधी हो गए, ठीक है, ऐसे कुछ हो सकते हैं। मराठी एक एथनिक ट्राइब, एक अलग तरह की भाषा बोलती, बोली बोलती, इनको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कहते हैं। तो इस टाइप की चीजें हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी, यानी माइनॉरिटी मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं होता है, सिर्फ सिख नहीं होता है, सिर्फ क्रिश्चियन नहीं होता है। 6 में से किसी भी माइनॉरिटी के किसी राइट का वायलेशन हो रहा है जस्ट बेस्ड ऑन दिस रिलीजन, तो दैट केस विल बी अंडरटेकन बाय द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। तो ये सारे के सारे क्या है? आपके स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। एक क्वेश्चन रिपीटेडली बार बार पूछा गया था 2015 से पहले, और 15 के बाद में दूसरे तरीके से पूछा जाता है, प्लानिंग कमीशन एंड द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो इसका आंसर था दोनों में से कुछ भी नहीं, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्योंकि देखिए, स्टैट्यूटरी बॉडी है, दे आर क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। चाहे वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो, तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन वाज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर द चाइल्ड राइट्स, उसके लिए भी स्टैट्यूट है। ह्यूमन राइट कमीशन के लिए भी एक बड़ा मजेदार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आया था 2005 में, ठीक है, उसके चलते हुए क्या बना था? कमीशन फॉर
चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन CIC 2005 में बनी थी, 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन आया था, आपको पता है इंडिया की करप्शन मूवमेंट बनती है, करप्शन होता है, स्कैम होता है, समथिंग लाइक दैट। तो उसके चलते हुए क्या बना, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसका काम है लोगों की RTIs को इंटरटेन करना। तो ये भी आपके किस में आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल में नहीं आएगा ना, स्टेट्यूटरी में आएगा, क्योंकि इट वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005। एक और दिमाग में आया था, लोकपाल, लोकपाल एंड द लोकायुक्त, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टेट्यूटरी है? लोकपाल एक्ट 2013 में आया था, 2014 के इलेक्शन से जस्ट पहले, उसके बाद भी कांग्रेस हार गई, क्योंकि कांग्रेस के हारने का एक सबसे बड़ा रीजन यही था, अन्ना मूवमेंट और समथिंग, जो यहाँ पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट थी, बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड ऑफ 2G स्कैम एंड कोलगेट व्हाटएवर वी हैव मेंशन। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जाते जाते अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए लोकपाल को मान्यता दे दी थी, लेकिन वो इतना वीक लोकपाल बिल था, लेकिन अन्ना हजारे ने पता नहीं क्यों उसको सपोर्ट में कह दिया कि नहीं ये ठीक है यार, चलो कम से कम पास तो हो गया। केजरीवाल अभी तक दिल्ली में वो ला नहीं पाए, ठीक है, लेकिन स्टेट्स को अथॉरिटी मिल गई थी कि अपने अपने स्टेट में लोकायुक्त आप ला सकते हो। अच्छा, लोकायुक्त एक्ट 2013 से पहले क्या कोई स्टेट ऐसी जिसने लोकायुक्त अपॉइंट किया था? एक बार चेक करिएगा, यूपी या बिहार या और कोई साउथ की स्टेट थी, कोई ऐसी स्टेट भी थी जिसने लोकायुक्त अपने यहाँ बना रखा था? ऐसा नहीं था कि लोकायुक्त एक्ट नहीं था तो लोकायुक्त बने नहीं थे। लोकायुक्त या लोकपाल क्या होते हैं? ओम्बड्समैन होते हैं, ठीक है, जो पब्लिक ऑफिशियल्स के पब्लिक कंडक्ट को एनालाइज करते हैं कि मतलब किसी पब्लिक ऑफिशियल ने कोई करप्शन तो नहीं किया, स्कैम नहीं किया, या उनसे डील करना है तो कैसे करना, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो लोकपाल एंड द लोकायुक्त एक्ट, इट वाज फॉर्म्ड, इट वॉज लाइक क्या बोलते हैं, पास्ड इन द ईयर 2013, और उसके अंतर्गत लोकपाल का प्रोविजन होता है। जस्टिस पिनाका घोष, ही वॉज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया आई थिंक, ठीक है, एक बार फिर भी इसको चेक करें, पिनाका घोष थे भी शायद चेंज हो गए, सेकंड हो गए हैं कोई, वो तो उनका टेन्योर भी खत्म हो गया। एनीवे, तो इसको आप क्या बोलोगे, स्टेट्यूटरी बॉडी लोकपाल को। नीति आयोग क्या है? क्योंकि पहले क्वेश्चन आता था प्लानिंग कमीशन पे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पे, तो इसका आंसर था इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज नीदर अ स्टेट्यूटरी बॉडी। ये थे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी जिनका गठन ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हुआ है, जिनका गठन ना किसी स्टेट्यूटरी बॉडी के अंतर्गत हुआ है, इनका गठन किसके अंतर्गत हुआ है? आपका एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मतलब पीएम ने बोला कि चलो ऐसा कुछ बना देते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने हवाबाजी में मुंह में बोल दिया, तो नेहरू जी ने बोला, तो प्लानिंग कमीशन 1950 मार्च में बन गया। फिर 2 साल बाद 1952 में आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनता है टू असिस्ट द प्लानिंग कमीशन। उसके बाद 2015 1 जनवरी को उसको रिप्लेस करके नीति आयोग बनता है। तो 2 बार क्वेश्चन पूछे गए, मुझे याद है मेरा नेट का पेपर था तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था लाइन एजेंसी और स्टाफ एजेंसी पे, ठीक है, कि नीति आयोग कैन बी रिगार्डेड एज अ लाइन एजेंसी और द स्टाफ एजेंसी। तो ध्यान रखिएगा अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आपको फेस करना पड़े तो देख लीजिए लाइन एजेंसी और स्टाफ एजेंसी क्या होती हैं। जैसे एक यहाँ मान लीजिए प्रेसिडेंट है, इसके अंडर में कोई बॉडी हो सकती है, सेक्रेटरीट या कुछ भी हो सकता है, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड समथिंग लाइक दैट। फिर ये है, ये है, ये है, कोई भी हायरार्की होती है ऐसी तो बनी होती है, ये बंदा इसके नीचे, ये बंदा, ये बंदा, बंदा बंदा तो उसके नीचे नीचे समथिंग, और यहाँ पे आपका ग्रुप डी स्टाफ आ जाता है, ये ग्रुप सी स्टाफ होता है, ये बी होता है, ये होता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये एक लाइन में है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, लाइन एजेंसी। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 वर्ड यूज होते हैं। और स्टाफ एजेंसी क्या होता है कि इसको असिस्ट करने के लिए कोई यहाँ बॉडी बनी हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टाफ एजेंसी। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो आपका नीति आयोग है ये किसी हायरार्की में नहीं आता है, ये असिस्ट करने के लिए बना हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टाफ एजेंसी में काउंट होगा, ठीक है। एनीवे, अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो आंसर विल बी नन ऑफ देम, इट इज आल्सो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि नीति आयोग को लेकर कोई एक्ट नहीं बना है। नीति आयोग वाज सिंपली फॉर्म्ड इन ऑन लाइक 1 जनवरी 2015, ठीक है, जस्ट टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एंड द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। फिर आपको पता ही उसका सीईओ अलग होता है और उसका चेयरपर्सन अलग होता है, वाइस चेयरपर्सन अलग होता है, पीएम जो होता है वो चेयरपर्सन, मतलब प्लानिंग कमीशन का ही मॉडल लेके चलते हैं, काम भी वही है, बस एक वर्ड यूज होता है नीति आयोग में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मोदी जी का फेवरेट वर्ड है, सभी स्टेट्स को साथ में लेके काम करना है, हालांकि वो करना नहीं चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन हाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऑन पेपर यूज शो किया जाता है। इस वर्ड का मतलब कई बार पूछा गया है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि वो नीति आयोग से एसोसिएटेड, इसका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का। दैट वाज ऑल अबाउट द पॉलिटी सेक्शन। एक पॉलिटी का पूरा एक सेक्शन आपने इतनी देर में कवर कर लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेबी, मैंने कहा सेबी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं है, क्योंकि बनी 1992 में थी, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो थी भी नहीं और बाद में भी नहीं डाली गई है। स्टेट्यूटरी बॉडी इसलिए है क्योंकि ये हर्षद मेहता इसके बाद स्टॉक मार्केट को एक्सचेंज करने के 92 में ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना दी थी थ्रू स्टेट्यूट। सेबी एक्ट 1992 के अंतर्गत में इट एम्स टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन द वो। और ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि स्कोर्स नाम का एक रिड्रेसल ग्रीवेंस मैकेनिज्म बनाया गया है बाय द सेबी। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। जीरो एफआईआर, ये वर्ड अभी न्यूज में था, इसमें 2 वर्ड आते हैं, तो एफआईआर और एक जीरो एफआईआर है। दोनों में अंतर क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर का मतलब यही होता है, तो जीरो एफआईआर क्यों हम यूज कर रहे हैं? इट रिफर्स टू द एफआईआर यानी कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दैट इज रजिस्टर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड।
देखिए एफआईआर कहाँ पे आप रजिस्टर कराते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा है, जैसे दिल्ली है, अब यहाँ ये एरिया जो है मान लीजिए ये मुखर्जी नगर एरिया है, इससे थोड़ी दूरी पे आपको विजयनगर एरिया मिल जाएगा, कहीं पे आपको मॉडल टाउन मिल जाएगा, हर एक का अपना थाना होता है, हर थाने का अपना ज्यूरिस्डिक्शन होता है। अब मान लीजिए किसी ने किसी लड़की का मॉलेस्टेशन कर दिया या मेरी पॉकेट कट गई आते हुए, अब मेरी पॉकेट कहाँ कटी, मान लीजिए आदर्श नगर, मॉडल टाउन या उधर कहीं कट गई, ठीक है। अब मैं मुखर्जी नगर पहुंच के कह रहा हूँ वहाँ थाने में मेरी पॉकेट कटी, तो पूछेगा मुझसे पॉकेट कहाँ पे कटी, तो मैं कहूँगा उधर मॉडल टाउन आदर्श नगर में कटी, बोले वहाँ के थाने में जाओ ना, जहाँ क्राइम हुआ है वहाँ का पुलिस का ज्यूरिस्डिक्शन वो लोग देखेंगे उसको, ठीक है। तो एफआईआर बेसिकली वहीं पर रजिस्टर्ड होती है, उसी थाने में रजिस्टर्ड होती है जिसके ज्यूरिस्डिक्शन में क्राइम कमिट हुआ होता है। लेकिन एक वर्ड आता है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का मतलब है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द डोमेन और द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर थाना और व्हाटएवर द मैकेनिज्म इज देयर, यू कैन फाइल अ कंप्लेन इन एनी सच प्लेस, ठीक है। It is registered irrespective of the area where the offense is committed. The police in such a case is no longer chained to the that they have no jurisdiction in a particular specific area. It is later transferred to the police station that has the actual jurisdiction so that the investigation can begin. और ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल किसके लिए, महिलाओं के लिए है, ठीक है। कहीं ना कहीं अब मान लीजिए उन्हें 50 थानों का चक्कर काटना पड़े, एक थाने में गई वो कह रहा है नहीं नहीं क्राइम तो वहां हुआ तो उस थाने में जाइए, तो वो इतना चक्कर नहीं काटेगी। तो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट इसीलिए है कि आप किसी भी थाने में जाके कंप्लेन लिखा देते हैं, ठीक है भैया जीरो एफआईआर लिख दो, मेरे साथ क्राइम कंडक्ट हुआ है। अब इमेजिन करिए मैं मेट्रो में आ रहा था, मेरी पॉकेट कट जाती है मेट्रो में, ठीक है, और ये मुझे रियलाइज कब होता है जब मैं मेट्रो से एग्जिट ले रहा था। अब मुझे तो नहीं याद है ना यार कहाँ पे कटी थी मेरी पॉकेट, याद क्या कहाँ पे क्राइम हो गया मुझे क्या पता, मुझे चाकू थोड़ा किसी ने मारा था, पॉकेट काटी थी मेरी, ठीक है। अब मैं किसी थाने में जाता हूँ, कहता भैया आपको पता ही नहीं है आपकी पॉकेट कटी कहाँ थी, मान लीजिए प्रगति मैदान में कटी हो, या मान लीजिए आप हौज खासे चढ़ थे वहाँ पे कटी हो, उस थाने में जाइए। मैंने कहा मुझे नहीं याद है ना, तो मैं जीरो एफआईआर कहीं भी लिखा सकता हूँ, ठीक है, और फिर जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ उस थाने में वो चीज ट्रांसफर कर दिया कि ये पुलिस का काम है, तो दैट इज एफआईआर। और ये इंट्रोड्यूस किस साल में की गई थी या कब, ये ध्यान रखिएगा। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जस्टिस वर्मा कमेटी दैट वाज फॉर्म्ड इन बैकड्रॉप ऑफ द निर्भया रेप केस। आपको पता ही निर्भया रेप केस दिल्ली में हुआ था, दैट वाज हॉरिफिक गैंग रेप केस इन दिल्ली, जिसकी वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे। तो वहाँ उसके बाद में जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी बनी थी, और जस्टिस जे एस वर्मा जो थे वो एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के भी चेयरमैन रह चुके हैं। और जस्टिस जे एस वर्मा का नाम इसलिए भी याद रखा जाता है कि इन्होंने 93-94 में एक हिंदुत्व जजमेंट दिया था, जिसमें पहली बार इन्होंने हिंदुत्व को एक अलग वे में डिफाइन किया कि हिंदुत्व इज नॉट अ रिलीजन बट अ वे ऑफ लिविंग। ये बहुत फेमस जजमेंट था और उसको बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि हिंदुत्व जो है आरएसएस और राइट विंग के द्वारा एक रिलीजन के तौर पे यूज किया जा सकता है या एक ज्योग्राफिकल एंटिटी के थ्रू यूज किया जा सकता है। बट जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी के बाद क्या हुआ था, उन्होंने हिंदुत्व को रीडिफाइन किया था कि हिंदुत्व इज एनीथिंग दैट इज नॉट अ ब्राह्मणिक रिलीजन, इट इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। किस वे में खाते हो, क्या खाते हो, दैट काइंड ऑफ द थिंग, सनातनी रिलीजन और समथिंग लाइक दैट। तो उनको कुछ लोगों ने कंजर्वेटिव कहना शुरू कर दिया। नहीं वे जे एस वर्मा का नाम 3 लिए फेमस है, एनएचआरसी चेयरमैन रह चुके हैं, हिंदुत्व जजमेंट दिया था इन्होंने 93 के आसपास, ठीक है। और साथ साथ में निर्भया रेप केस के बाद में जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी बनी थी, जिसकी एक मेजर रिकमेंडेशन थी जेंडर न्यूट्रलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेप्स, रेप की डिफिनेशन को भी इन्होंने चेंज किया था, और साथ साथ में जीरो एफआईआर का भी प्रपोजल दिया था, ठीक है। That was all about it. This puts a legal obligation on the police to begin an investigation and take quick action without the excuse of the absence of jurisdiction. कई बार पुलिस वाले ये एक्सक्यूज बना देते हैं, अरे यार हमारी जुरिस्डिक्शन वहाँ नहीं है, ठीक है, अपना काम टालना, अरे यार वहाँ जाओ, उनका काम है, भाई एसबीआई का काउंटर बना दिया था इन्होंने, तो इस चीज को चेक करने के लिए था। The objective is to ensure that the victim doesn't have to run from pillar to pillar to get a post complaint registered. It is meant to provide the speedy redressal to the victim so that a timely action can be taken. एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, इज एफआईआर और जीरो एफआईआर मेंशन्ड इन द सीआरपीसी। तो ये ध्यान रखना है कि इट इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन पेनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एनी अदर लॉ, ठीक है। इन पुलिस रेगुलेशन और द रूल्स इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी इज नोन एज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो जीरो एफआईआर इट इज नॉट मेंशन्ड इन द आईपीसी और एनीथिंग लाइक दैट, बट एफआईआर जो है आपका सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपी में मेंशन है। ये